Hello and good morning, all of you. Welcome to the Alpha S Academies UPSC Environment कोर्स. एंड सबसे पहले तो जो एक मिस्टेक हो गई हमसे लास्ट लेक्चर में कि यूवी रेडिएशन से जो है फोटोकेमिकल स्मॉग से जो है यूवी रेडिएशन डिक्रीज होगा, वो वहाँ पे स्लाइड में सही लिखा हुआ था। मैं गलत बोल गया जब मैं लेक्चर देख रहा था दोबारा, तो मैंने देखा कि मैंने गलत बोल दिया, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। यूवी रेडिएशन जो होती है डिक्रीज होती है फोटोकेमिकल स्मॉग की वजह से। तो ये तो बात थी पिछले लेक्चर के करेक्शन की। इस लेक्चर में हम लोग, पिछले लेक्चर में हमने एयर एंड वाटर पॉल्यूशन कवर कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग वेरियस और जो पॉल्यूशन है, नॉइज़, सॉइल और बायो रेमिडिएशन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, तो ये सब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें। हम लोगों की कोशिश यही है कि जो यूपीएससी का जो फाउंडेशन कोर्स है वो पूरा का पूरा आपको एट नो कॉस्ट प्रोवाइड किया जाए। और करंट अफेयर सीरीज़ हम लोग करते रहते हैं, वेरियस कोशिश करते हैं कि जो करंट में न्यूज़ हैं उसको एनालाइज कर सकें, और बहुत सारी सीरीज़ हम लोग लेके आ रहे हैं आपके लिए, तो बने रहिए हमारे साथ। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले सॉइल पॉल्यूशन। देखो सॉइल पॉल्यूशन क्या हुआ, अपना मिट्टी है। अब मिट्टी में भैया पूरा जो हमारा संसार चल रहा है उस मिट्टी से चल रहा है, इसलिए अगर आप देखें सेव द सॉइल कैंपेन भी चल रहा है जो सदगुरु जी चला रहे हैं, ठीक है। वो क्यों चला रहे हैं? क्योंकि सॉइल ही वो मीडियम है जो हमें खाना प्रोवाइड करता है, ठीक है। जहाँ हमारी संपदा है, जहाँ हमारा खनिज है, सॉइल में ही है। तो सॉइल पॉल्यूशन, क्योंकि हर चीज़ को हमें पॉल्यूट करने की आदत है, तो हमने सॉइल को भी पॉल्यूट कर दिया। कैसे कर दिया? उसकी फर्टिलिटी जब हमने उसको पॉल्यूट किया तो उसकी फर्टिलिटी गिर गई, जो क्वालिटी है सॉइल की वो गिर गई, ठीक है। हम उसको रेस्ट ही नहीं दे रहे हैं आज के टाइम पे कि वो रिजुविनेट हो सके। भाई देखो, मैं एक्सरसाइज करके आया तो मेरी बॉडी को रिकवरी चाहिए। देखो आज के टाइम पे अगर आप बॉडी मैकेनिक्स पढ़ें या बॉडी का मैकेनिज्म पढ़े, तो जितने भी अच्छे लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि आपको एक्सरसाइज पे तो ध्यान देना ही है, उसके साथ साथ आपको उस अपनी बॉडी की रिकवरी पे भी ध्यान देना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हर मैच के बाद अपनी रिकवरी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, कोल्ड बाथ्स लेते हैं, मसाजेस लेते हैं, है ना। तो वो क्या है, रिकवरी। ऐसे ही हमारी सॉइल को भी रिकवरी चाहिए। खैर, पॉल्यूशन हुआ, पॉल्यूशन से क्या हुआ, क्वालिटी एंड सॉइल की फर्टिलिटी गिर गई। क्या क्या सोर्सेज हैं? सबसे पहले तो प्लास्टिक बैग जो हम इस्तेमाल करते हैं, हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो बड़ा लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन इस्तेमाल करते हैं। पॉलीथीन, जिसको हम लोग पॉलीथीन बोलते हैं ना, वो होता है पॉलीथाइलिन, ठीक है। वो क्या होता है कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, वो सड़ता नहीं है। जब वो सड़ता नहीं है तो आपके पास क्या ऑप्शन बना कि आप उसे जलाएंगे। जब आप जलाएंगे उसे तो उससे हाईली टॉक्सिक एंड पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉस्जीन, डाइऑक्सीन्स और बहुत सारे क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स वाली गैसेस निकलती हैं, ठीक है। हम आपको ये गैसेस क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि कई बार क्या होगा, आपको मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड तो आप मान लेंगे, लेकिन डाइऑक्सीन्स आ गया, क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स आ गया, फॉस्जीन आ गया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो यूपीएससी भी पूछ रहा है कि आपने एक पन्नी जलाई, पन्नी जला के कौन कौन सी गैसेस निकली, तो आप बोलोगे यार फॉस्जीन तो हमने सुना नहीं, आप उसे गलत मार्क कर दोगे और वहीं आप क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये सब भी चीज़ें, एनवायरनमेंट जो है थोड़ा सा डीपली हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं। इस सीरीज़ का यही मोटिव है कि हम आपको डीपली पढ़ाएं, इसलिए ये सीरीज़ थोड़ी सी लंबी है। हम चाहते तो इसको जल्दी से रैप अप कर लेते, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसके टॉपिक्स कवर करते, लेकिन हमारी कोशिश है कि बच्चा जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप बड़ा ध्यान दें, ठीक है। देन इंडस्ट्रियल सोर्सेज क्या है? अब आप यहाँ फ्लाई ऐश देखेंगे। देखो फ्लाई ऐश, आज मेरा सुबह डिस्कशन हो रहा था अपनी कंटेंट वाली टीम के साथ कि देखो हमने कल बोल दिया कि फ्लाई ऐश जो है अच्छी भी होती है, आप अगर उसको सॉइल के साथ मिक्स करें तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ाती है, लेकिन अगर फ्लाई ऐश जो है सॉइल पे जाके अगर आप उसे मिलाएं ना और वो ऐसे ही जम जाए उसके ऊपर, तो वो जो है एक टाइप से पॉल्यूटेंट का ही काम करती है, ठीक है। जो केमिकल्स निकलते हैं इंडस्ट्री से वो खतरनाक है, मेटेलिक एंड न्यूक्लियर वेस्ट, है ना। देन एग्रीकल्चर से किस टाइप, फर्टिलाइज़र, हम लोग फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। फर्टिलाइज़र से क्या हुआ कि बारिश हुई, फर्टिलाइज़र से रन ऑफ हुआ, उससे क्या होगा, यूट्रोफिकेशन हो गया वाटर बॉडीज़ का। यूट्रोफिकेशन हम आपको 5-6 बार पढ़ा चुके हैं, अब आपको यूट्रोफिकेशन नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। देन पेस्टिसाइड्स क्या होता है, हाईली टॉक्सिक होते हैं। देखो आपने भी देखा होगा कि जब पेस्टिसाइड छिड़काव करते हैं हमारे फार्मर्स, तो मुंह पे पट्टा बांध लेते हैं या मास्क लगाए करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हाईली टॉक्सिक होते हैं। वो अगर हमारी फूड चेन में घुस जाएँ तो ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को सीवियरली इफेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए उनकी क्वांटिटी, कि आप कितनी क्वांटिटी पेस्टिसाइड्स की डाल रहे हैं किस पे, क्रॉप से, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इट कैन लीड्स टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, इवन कैंसर एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू योर डेथ, ठीक है।
तो ये तो हो गया सॉइल पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन तो हो गया, अब इसका इफेक्ट क्या है? देखो इफेक्ट पहले एग्रीकल्चर पे देख लेते हैं। एग्रीकल्चर पे क्या होगा कि सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल न्यूट्रिशन आपका घट गया तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो कैपेसिटी है प्लांट्स की वो घट जाएगी। हेल्थ पे बात करें तो ग्राउंड वाटर पॉल्यूट होगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर कहाँ है? ये आपकी सॉइल है, इसके नीचे ही तो ग्राउंड वाटर है ना, है ना, इसके नीचे ही तो है ग्राउंड वाटर आपका, इस सॉइल के नीचे यहाँ पे पानी है, ठीक है। तो ये पानी के यहाँ पे क्या होगा? हैवी मेटल्स होंगे यहाँ पे अगर कुछ पॉल्यूशन होगा तो ये क्या होता है? ऑफकोर्स सी बात है, सॉइल तो पोरस होती है, उससे ही क्या हो जाएगी? लीचिंग हो जाएगी, नीचे चले जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा? ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन हो जाएगा। पॉल्यूटेंट गैस जब आप उसको जब ये डिके होगा, मतलब अगर उसे गलाने या सड़ाने की कोशिश भी करेगा तो पॉल्यूटेंट गैस रिलीज होंगी। इन्वायरमेंट की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, देयर विल बी अ रिडक्शन इन वेजिटेशन। दैन अर्बन एरियाज की बात करें तो वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स आती हैं, ड्रेनेज ब्लॉक्स हो जाते हैं इन सब के चलते, ठीक है। देन क्या क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं? देखो पहली बात तो जो भी आप देखो सिंपल सी बात है, ये तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, आपको मटेरियल मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ लेना। मैं आपको एक टेबल समझा देता हूँ। पहले तो जो आपके पास वेस्ट, आपके पास सबसे पहले कोशिश करेंगे वेस्ट कम से कम जनरेट करें। अब आपके पास जितना भी वेस्ट जनरेट हो गया आप उसको इकट्ठा करें, उसे सेग्रीगेट करें, और उसके जैसे जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको अलग करें, नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग करें। बायोडिग्रेडेबल से आप मैन्योर बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल को आप रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर भी जो वेस्ट बन जाता है उसको आप जो है, जो आपके प्लांट्स हैं, वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स हैं, वहाँ भेजें और वहाँ रिसाइकिल करें, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आपको कंट्रोल मेजर्स करने पड़ेंगे, अपने आप में आपको जो है बदलाव लाना पड़ेगा। आप जो है जैसे आप सब्ज़ी लेने गए तो आप घर से अपना एक कपड़े का थैला लेके जा सकते हैं, सब्ज़ी लेके ला सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मैं कोशिश करता हूं कि जब भी मैं बाहर जाऊं तो अगर जैसे मुझे पनीर लेने जाना तो पनीर वो छोटी सी पन्नी में पैक करके देते हैं। अब उससे क्या होगा कि आपके जो पनीर पे जो है छोटे छोटे प्लास्टिक के पार्टिकल्स भी लग जाते हैं, जो अल्टीमेटली कहाँ जा रहे हैं? वो आपकी बॉडी में ही जा रहे हैं, जो आपकी हेल्थ ख़राब कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आप एक डब्बा लेके जाएं अपने साथ। एक हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि एक हमेशा क्लॉथ बैग लेके जाऊँ, ताकि आप इतनी सारी, भाई मेरे को 6-7 सब्जियाँ लेके आनी है एक साथ, तो वो अलग अलग पन्नियों में पैक करके देता है मुझे, वो दे देगा, लेकिन मेरी भी तो एक जिम्मेदारी बनती है। तो पीपल का एटीट्यूड बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीपल एटीट्यूडनल, जो आपको अंदर एटीट्यूडनल चेंज लाना है, वो बड़ा ही डिटरमाइनिंग फैक्टर है, ठीक है। देन आपको वेस्ट एग्रीगेट करना है, ठीक है। आप चलो अच्छा ये बताओ कि आपको दो, एक ग्रीन एक ब्लू मैं डस्टबिन देता हूँ, तो आप ग्रीन वाले में कौन सा वेस्ट डालेंगे और ब्लू वाले में कौन सा डालेंगे? देन आप जो है जो डिस्पोजल है, जो लास्ट में जो कि आप लगता है कि अब ना ये रीयूज़ हो सकता है, ना रिसाइकिल हो सकता है, ना ऐसा कंपोज बन सकता है, उसको आप जो है अच्छे से डिस्पोज ऑफ करें, ठीक है। ये ऐसी कंट्रोल मेजर्स हैं। तो ये तो बात थी सॉइल पॉल्यूशन। अब आ जाते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन जो अनवांटेड साउंड है, जैसे चल रही है, अभी मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ, सामने मेरे घर के सामने रोड है, ठीक है। रोड से क्या है कि कभी हॉर्न बजता रहता है, कभी कोई बुलेट पे वो मिसिंग मारते हुए पट 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 करते हुए जाता है, कोई बुलेट की बहुत तेज़ आवाज़ करते जाता है, कभी बस हॉर्न बजाते हुए जा रही है। तो ये सब क्या है? ये सब नॉइज़ है। नॉइज़ क्या है? अनवांटेड साउंड, जो हमें नहीं चाहिए, अनडिज़ायरेबल साउंड, जो हमें अच्छी नहीं लगती है। दैट आर साउंड विदाउट वैल्यू, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो हमारे लिए परेशान है। इनफैक्ट WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो क्या बोलती है? ऑप्टिमम नॉइस लेवल उन्होंने दिया है कि 45 डेसिबल। अच्छा डीबी क्या होता है? डेसिबल होता है, ये यूनिट होती है जिसमें कि साउंड को नापते हैं। बाय डे एंड 35 डेसिबल बाय नाइट एंड एनीथिंग अबाउ 80 डेसिबल इज हैजार्डस। तो जो डीजे वीजे है वो रात को 10 बजे बंद कर दिए जाते हैं। क्यों भैया? आप अगर आपको जो है नॉइज़ पोल्यूशन रहेगा ना, तो आपको क्या होगा? सो नहीं पाओगे आप ढंग से, स्लीप डेप्रीवेशन होगा, हाइपरटेंशन हो जाएगी, बीपी हो जाएगा, आपको मेंटल इश्यूज हो जाएंगे, डिप्रेशन में आ सकते हैं, एग्रेशन आपके अंदर आएगी, हमेशा एक चिड़चिड़ापन रहेगा। तो ये क्या है? इफेक्ट्स हैं, ठीक है। देन इंडस्ट्रीज से जो साउंड आती है, इंडस्ट्री जो मशीनें चलती हैं, ठीक है, जो ट्रेन चलती हैं, ट्रेन से कितनी साउंड आती है। अगर आप कभी देखेंगे, जब ट्रेन जो है पटरी चेंज करती है, कट 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 कितनी आवाज़ आती है ना। तो वो सब क्या है? दैट इज़ नॉइज़ पॉल्यूशन। आप क्या कर सकते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए? कि आप नॉइज़ माउंट्स बनाएं, नॉइज़ एटेन्यूएशन वॉल्स बनाएं। आपने देखा स्टूडियो में, देखा है आपने कभी कि वो एक कौन से वो लगे होते हैं गद्दे टाइप के, तो वो क्या होता है? उससे नॉइज़ कम होती है। नॉइज़ माउंट्स क्या हो गए? ये जो है आप इसमें जो है स्टोन, रबल, रॉक का इस्तेमाल करके आप ऐसे एक हल्की सी साइड, रोड के साइड में ऐसे ऐसे माउंट्स बनाते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है? देखा गया है कि इसमें जो है ये बड़ा अच्छे से साउंड को रोक लेते हैं, ठीक है। तो आप साइड में पेड़ लगाएं। मैंने देखा कि यहाँ पे पेड़ लगे होते हैं, वहाँ पे भी साउंड कम होती है, ठीक है। आप जो लोकोमोटिव्स हैं, जो इंजन है, उसको आप इलेक्ट्रिक इंजन्स आ गए अब तो, जो रेलवे में वो बड़ी कम आवाज़ करते हैं। जो आपके रोलिंग स्टॉक में, जो आपके
डब्बे हैं ट्रेन के, उनमें जो है अब उनको क्वाइटर बनाए, उनमें जो है अब तो नॉइज़ रिड्यूसिंग LHB कोचेज जो होते हैं, है ना, LHB कोचेज़ जो होते हैं उनका इस्तेमाल करें। वो क्या होते हैं, इनमें साउंड बड़ी कम होती है, तो इस तरीके से आप जो है साउंड को कम कर सकते हैं। देन बात करते हैं रेडिएशन पॉल्यूशन की। रेडिएशन कहाँ से आएगी? देखो, रेडिएशन के लिए आपको कोई न्यूक्लियर वेस्ट हो गया, माइनिंग हो गई, मतलब कोई तो भी एलिमेंट चाहिए जो डिके होगा, जिससे जो रेडिएशन छोड़ सकेगा और वो रेडिएशन हमारे लिए हार्मफुल होगी। आज तक का जो सबसे खतरनाक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था चेरनोबिल में। चेरनोबिल कहाँ है? रशिया में था उस टाइम 1986 में, लेकिन आज के टाइम पे चेरनोबिल यूक्रेन में, हमेशा याद रखिएगा। इनफैक्ट जो अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, अगर आप जाके देखेंगे तो चेरनोबिल प्लांट को कब्जाने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, किसको? रशिया को। बड़ी लड़ाई चली वहाँ पे, ठीक है। तो वर्स्ट जो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था वो चेरनोबिल में हुआ था, ठीक है। और रेडिएशन कहाँ से आती है? न्यूक्लियर पावर प्लांट से। इसलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का लोग बड़ा जो है विरोध भी करते हैं, क्योंकि अगर गलती से न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो गई तो वो आपको मतलब कई सालों तक, हंड्रेड्स ऑफ ईयर, आज भी हिरोशिमा नागासाकी में उसके इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं। आज भी चेरनोबिल में उसके इफेक्ट्स आप देख सकते हो। और जो रेडियो एक्टिव वेव्स होती हैं, अब रेडियो एक्टिव है क्या? वो एक टाइप की एनर्जी है जो ट्रैवल कर रही है एयर में या स्पेस में। वो आपकी बॉडी को ख़राब कर सकती है, आपकी बॉडी को ऑल्टर कर सकती है, आपके अराउंड जो वेजिटेशन है उसको ऑल्टर कर सकती है, ठीक है। दो टाइप की देखो रेडिएशंस होती हैं, एक होती है नॉन आयोनाइजिंग, एक होती है आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग होती है लॉन्ग, जिसकी वेवलेंथ जो होती है लॉन्ग होती है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ होती है लॉन्ग होती है। वो बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बहुत बड़ा पार्ट कवर करती है। आप ये लगा लीजिए इंफ्रारेड टू रेडियो वेव्स तक कवर कर लेती है वो, ठीक है। नॉन आयोनाइजिंग वो होती है कि जब वो किसी भी पार्टिकल से गुजरेगी तो वो उसको एक्साइट तो करेगी, उसमें वाइब्रेशन तो वो करेगी, लेकिन इतनी नहीं कर पाती कि उसको आयोनाइज कर दिया, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर दे। मान लिया नॉन आयोनाइजिंग अगर मेरे इस सेल से गुजरी, मेरे हाथ से गुजरी, तो हल्की सी वो कुछ तो करेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे सेल का स्ट्रक्चर ऑल्टर कर दे या मेरे जो DNA है उसको ऑल्टर कर दे, उतनी क्षमता नहीं होती उसमें। इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या है? माइक्रोवेव में एक चीज़ लगी होती है आपका, उसको बोलते हैं मैग्नेट्रॉन, ठीक है। इनफैक्ट मैग्नेट्रॉन का जब खोज हो रही थी, उसको खोज करते करते ही माइक्रोवेव किया गया था, क्योंकि जो खोज रहे थे, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, उनके पैर में उनकी जेब में चॉकलेट थी। तो जब वो मैग्नेट्रॉन पे काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनकी चॉकलेट पिघल गई, ठीक है। तो क्या होता है कि वो हर चीज़ में जो है छोटे छोटे पानी के पार्टिकल्स तो होते ही हैं। तो खाना, आप ये मत सोचो कि हीट डलती है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में क्या होता है कि जो भी पदार्थ में या जो भी खाने में जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं वो एक्साइट होते हैं, वो वाइब्रेट होते हैं। उस वाइब्रेशन से क्या होता है कि वो एनर्जी गेन कर लेते हैं और वो गर्म हो जाते हैं। ये किसका एग्जांपल था? नॉन आयोनाइजिंग वेव का। अब बात करते हैं आयोनाइजिंग वेव की। देखो आयोनाइजिंग वेव क्या होती है, ये थोड़ी सी लो या मीडियम रेंज की होती है, ठीक है। जैसे आपका ये उसकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, जैसे आपकी UV रेज होगी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, एक्स रेज हो गई, गामा रेज हो गई, ये सब किसके एग्जांपल हैं? आयोनाइजिंग रेडिएशन के। आयोनाइजिंग रेडिएशन में वो पावर होती है कि जिस भी चीज़ से वो गुजरती है उसको वो आयोनाइज कर सकती है, मतलब उसका स्ट्रक्चर चेंज कर सकती है, उसका स्ट्रक्चर ऑल्टर कर सकती है, ठीक है। Thus, electrically charged particles like alpha and beta particles produced in radioactive decay and neutrons produced in nuclear fission are highly damaging to living organism. इसीलिए ये सब रेज से आपको दूर रहा जाता है। आपने कभी देखा कि ऐसे साइन बना होता है कई बार, ठीक है, एक्स रेज लिखा होता है उस पर, क्यों आपको दूर? क्योंकि ये आपको हार्मफुल होते हैं। जब भी अगर ये आपसे पास होंगे तो ये आपका DNA को चेंज कर सकते हैं, आपका DNA का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, आपको जो आपका DNA है उसको तोड़ सकते हैं, आपकी सेल्स को ऑल्टर कर सकते हैं। जिसके एग्जांपल है, मतलब अगर हम गामा रे की बात करें तो गामा रे जब एक सेल से पास होता है तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं नियर DNA उनको वो आयोनाइज कर देती हैं, ठीक है। एंड जब वो आयोनाइज कर देती है उसको, तो वो हो सकता है कि आपका DNA ब्रेक हो जाए, ठीक है। और ऐसे DNA ब्रेक होना कोई मजाक बात नहीं, बड़ा ख़राब होता है, ठीक है। देन अगर इफेक्ट की बात करें तो रेडिएशन के दो टाइप के इफेक्ट होते हैं, एक होता है सोमैटिक डैमेज, एक होता है जेनेटिक डैमेज। देखो सोमैटिक डैमेज को जो है रेडिएशन सिकनेस भी बोलते हैं, ठीक है। मान लिया मेरे से एक आयोनाइजिंग वो पास हुई, मेरे यहाँ से जल गया, मेरी स्किन जल गई, मेरे बाल झड़ गए, ठीक है। जिसे अगर हम बात करें, अगर आप कैंसर थेरेपीज में देखें जो उसमें रेडिएशन इस्तेमाल होती है वो सोमैटिक चेंज है, बाल झड़ जाते हैं लोगों के, आपकी बॉडी में चेंज आते हैं, लेकिन जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं या आपका जो रिप्रोडक्शन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। मतलब जो
रेडिएशन आप पे इफेक्ट कर रही है वो आपके बच्चे पे या आपके आने वाले जनरेशन पे इफेक्ट नहीं करेगी। तो वो तो हो गया सोमैटिक डैमेज, ठीक है। स्किन कहीं से बढ़ गई, आपकी स्किन में चेंज आ गया, आपकी बॉडी में चेंज आ गया, कुछ भी हो गया, वो आपका सोमैटिक चेंज हो गया। जेनेटिक चेंज हो गया जो कि रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करेगा, कि जो आने वाली जनरेशन, जैसे हिरोशिमा नागासाकी, आज भी बच्चे वहाँ, किसी की आँख में दिक्कत होती है, किसी को सुनाई नहीं देता, किसी का कान टेढ़ा रहता है, ठीक है, किसी की आइज़ ऐसे रहेंगी ऊपर नीचे। तो ये क्या है? ये जेनेटिक चेंज है, आपके रिप्रोडक्शन पे इफेक्ट किया। तो रेडिएशन के 2 टाइप के इफेक्ट होते हैं, एक हो गया सोमैटिक डैमेज, एक हो गया जेनेटिक डैमेज, ठीक है। देन इफेक्ट्स मैंने आपको बता दिया। डोजेस की बात करें तो देखो REM में नापते हैं, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट नहीं है REM क्या हो गया, रोइंगटन इक्विवेलेंट मैन, ठीक है, रोइंगटन इक्विवेलेंट मैन, ये इसमें नापी जाती है। तो अगर 100 REM से ऊपर की डोज होती है तो ये माना जाता है कि आपके सेल्स को डैमेज कर सकती है, आपके सेल्स को एबनॉर्मल बना सकती है, आपको कैंसर, और कैंसर क्या है, कैंसर एबनॉर्मलिटी ऑफ सेल्स तो है, और आपको क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो ये तो बात थी रेडिएशन पॉल्यूशन की। अब बात करते हैं ई पॉल्यूशन की। देखो ई पॉल्यूशन जो है बड़ा लेटेस्ट टाइप का पॉल्यूशन है, क्योंकि ई वेस्ट अभी जनरेट करना शुरू हुआ, ठीक है। आप ये लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मोबाइल्स इस्तेमाल करते हैं, आप ये लाइट इस्तेमाल करते हैं, ये सब क्या है, ई वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, जिसको अब क्या होता है कि इनमें मैं आपको बताऊं कि जैसे अब बड़े रेयर अर्थ मेटल भी लगे होते हैं इनमें, फ़ोन्स में, आपकी गाड़ियों में, आपके लैपटॉप्स में, तो इनकी रिसाइकलिंग बड़ी अच्छे से हो जाती है। और अगर प्रॉपर रिसाइकलिंग हो ई वेस्ट की तो उसका जो वो इफेक्ट है वो बड़ा कम है, नॉन हज़ार्डस है, ठीक है। अगर हम एक रिपोर्ट की बात करें सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, तो इंडिया ने जो है 10 लाख टन ई वेस्ट जनरेट किया था 2019-20 में, जो कि 17-18 में 7 लाख था। और जो आपकी डिसमेंटलिंग या ई वेस्ट रिसाइकलिंग जो कैपेसिटी है वो अभी भी 2017-18 से 82 लाख टन थी, वो आज भी उतनी है। तो हमें जो है बड़ी ज़रूरत है कि ई वेस्ट को बड़ा रिसाइकिल करें। और मैं आपको बताऊं, अगर आपको स्टार्टअप करना है तो आप ई वेस्ट रिसाइकलिंग का स्टार्टअप भी कर सकते हैं। मैं भी 2-4 फैक्ट्रियों में गया था, यहाँ पे ई वेस्ट रिसाइकिल होता है, करोड़ों रुपए का टर्नओवर है उनका। मुझे क्या निकालता हूँ, बोला बड़े ये मेटल है, ये कैडमियम निकल रहा है यहाँ से, ठीक है, इस चिप बोर्ड से, तो बड़े मेटल निकलते हैं, बड़े महंगे बिकते हैं मेटल, और बड़ा अलग ही सीन होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ई वेस्ट को आप बड़ा यूटिलाइज़ कर सकते हैं, स्टार्टअप भी खोल सकते हैं उसके, ठीक है। आप देखो ई वेस्ट हो गया तो उसको मैनेज तो करना ही था, तो उसके लिए हम लोगों ने जब नई सरकार आई तो उन्होंने बोला कि हम एक रूल्स बनाते हैं, तो उसको उन्होंने बोल दिया ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। उसमें 2-3 चीज़ें हैं। उसमें एक तो उन्होंने डाला, देखो वो सब बातें तो रहेंगी कि हमें वेस्ट को ये करना है, आपको रिसाइकिल करना है, वो सब बातें तो रहती हैं। 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी उन्होंने डाली। एक उन्होंने डाल दिया उसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मैंने प्रोड्यूस किया, ठीक है, मैंने जो प्रोड्यूस किया मेरी ही जिम्मेदारी है कि मैं उस वेस्ट को कलेक्ट करूँगा, या जो है मैं जो है जितना भी मेरे मतलब मान लिया मैं कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है, मैंने कोई एक्स ब्रांड का कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हाँ भी उसका वेस्ट मिलेगा वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कलेक्ट करूँगा। अब ये कितना इंप्लीमेंट होता है कितना नहीं होता है वो तो हमें नहीं पता, बट एक चीज़ ये एक नया कंसेप्ट आया कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि भैया आप जो है अपना जो वेस्ट है उसे जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे कलेक्ट कर रहे हैं, आप इसके लिए अलग से चार्ज भी कर सकते हैं, आप कस्टमर से अलग से चार्ज भी कर सकते हैं। और आप जब वो वापस आए अपना वेस्ट लेके तो उसको उसका पैसा वापस करना, इंटरेस्ट। इसको उन्होंने बोल दिया डिपॉजिट रिफंड स्कीम, कि भैया ठीक है, मान लिया आपने एक आर्टिकल लिया वो 20 रुपये का था, आपसे उन्होंने बोला कि आप 22 रुपये दीजिए मुझे, 2 रुपये आपसे एक्स्ट्रा ले रहा हूँ मैं, क्यों? क्योंकि जब आप ये ख़राब हो जाएगा, जब आप ये वेस्ट वापस लेकर आओगे तो मैं आपको 2 रुपये प्लस उसका इंटरेस्ट आपको दूंगा। तो इसको बोल दिया डिपॉजिट रिफंड स्कीम। ये किस में है? ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में। देन उन्होंने बोला कि अर्बन लोकल बॉडी जैसे म्यूनसिपल कमेटी कॉर्पोरेशन का जिम्मेदारी है कि जितना भी ऑर्फन प्रोडक्ट्स, मतलब जितना भी रोड पे पड़ा हुआ है जिसका कोई है ही नहीं, वो पता ही नहीं किसका है, तो उनके जिम्मेदारी है कि वो ऑथराइज्ड डिसमेंटलर्स या रिसाइकलर्स को वो जो कूड़ा है पहुँचाएँ और उसको रिसाइकिल करें। देन अब बात करते हैं सॉलिड वेस्ट की। तो सॉलिड वेस्ट होता क्या है, आप अपने घर का डस्टबिन उठाओ, डस्टबिन उठा के जितने भी डस्टबिन है सबको उठा के पलट दो, और जो भी आपको मिलेगा वो आपका सॉलिड वेस्ट है। तो एवरीथिंग दैट गोज इनटू ट्रैश इज कॉल्ड सॉलिड वेस्ट, ठीक है। अब सॉलिड वेस्ट आपका घरों से आता है, आपका ऑफिस से आता है, स्टोर से आता है, हॉस्पिटल से आता है,
तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्या हो गया आपका, जो ये सब कलेक्ट होता है। जब देखा आपने वो स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, गाड़ी चलाते हुए गाड़ी आती है, वो क्या करती है, वो सॉलिड वेस्ट ही कलेक्ट करती है। उसका काम क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है आजकल अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में भी बनती जा रही है, क्योंकि अब ओवर द टाइम जो वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा जनरेट करने लगे हैं हम लोग सस्टेनेबल, क्योंकि हम लोग सस्टेनेबल उससे बाहर जा रहे हैं, इसलिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया गया, प्लास्टिक कप्स को बैन कर दिया गया, बहुत सारी चीज़ों को जो भी 1 जुलाई से नई गाइडलाइंस आई हैं प्लास्टिक को लेकर वो अप्लाई की गई, क्योंकि वो बड़ा कंट्रीब्यूट करती हैं भैया। अब क्या हो रहा है कि पाइल्स लग जा रहे हैं, अब वेस्ट कलेक्ट कर लिया। मैं आपको बताऊं, हमारा जो पूरा शहर का कचरा है वो लगभग 15 किलोमीटर दूर से एक डंपिंग ग्राउंड है यहीं पे, वहाँ पे जाता है, और वहाँ पे आप जाएंगे तो बड़ी बदबू आती है, फ्लाइज रहती हैं, गंदगी होती है। 2 कॉलेजेस हैं उसके बगल में, पता नहीं वो बेचारे बच्चे कैसे वहाँ रहते होंगे, है ना। और बड़ी बदबू आती है, रैट्स, फ्लाइज, और मतलब आए दिन वहाँ धरना होता है, आए दिन वहाँ हाई कोर्ट की उसको नोटिस आते रहते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है, मतलब कुछ कंक्रीट हो नहीं पाता। तो क्योंकि इतना जनरेशन है सॉलिड वेस्ट का, और पूरे शहर का, इतने बड़े शहर का आपका एक आपके पास प्रोसेसिंग प्लांट है, ठीक है। तो हमें जो है अपनी कैपेसिटी भी स्केल अप करनी है, जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट है उसको प्रोसेस करने की। तो कैसे कैसे देखो, घर से जनरेट हुआ, फिर हॉस्पिटल से जो आता है आपका डिसइंफेक्टेंट हो गए, केमिकल्स हो गए, पैथोजेंस हो गए, वो अलग अलग बीमारियां भी पैदा कर देते हैं कई बार, ठीक है। ई वेस्ट बरीड होता है लैंडफिल्स में, वो कई बार क्या होता है उसमें हैवी वेटर्स होते हैं, वो बारिश हुई, वो पानी के साथ रिएक्ट करके लीच कर जाते हैं नीचे ग्राउंड वाटर में। तो बड़ा ज़रूरी होता है कि नीचे आप पहले एक इम्परवियस कंक्रीट की वॉल रखें, फिर उसके ऊपर एक तिरपाल रखें, तब उसके ऊपर कंक्रीट पाइल बनाएं, क्योंकि अगर लीच होगी, वो लीच होते होते ग्राउंड वाटर तक पहुँच जाता है, ग्राउंड वाटर क्या हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बड़ा प्रॉब्लम है। अब ट्रीटमेंट और मेजर्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे सैनिटरी लैंडफिल्स, देखो नॉर्मली देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, ये धरती है, धरती के ऊपर लाके सब पटक देते हैं और ऐसे पाइल्स बन जाते हैं। सैनिटरी लैंडफिल्स क्या होता है, थोड़ा सा हमने गड्ढा खोदा, डिप्रेशन खोदा, इसमें हमने डाला, जब रोज़ डाल रहे हैं तो उसके ऊपर हल्की हल्की डर्ट की लेयर डालते जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप दिल्ली से बाहर जाएंगे, गाजीपुर की तरफ जाएंगे, तो आपने बड़े बड़े माउंटेन्स दिखेंगे हरे हरे से। अब एक साइड तो वहाँ अभी भी लैंडफिल है, वो गंदगी दिखती होगी आपको, लेकिन एक साइड आप देखेंगे हरे से पहाड़ में, आप सोचते होंगे हरे पहाड़, वो हरे पहाड़ नहीं है वो जो है आपके, उनको जो है वो रीच कर चुके हैं, फिर उनके ऊपर क्या, वो मिट्टी विट्टी डाल के वहाँ घास वास उगा दिया कि भैया ठीक है, इसकी जो गंदगी है वो बाहर ना निकले, या वहीं अंदर ही रहे, अंदर ही पूरा सड़ जाए, ठीक है। तो वो माउंटेन्स ऑफ गार्बेज हैं, ठीक है। देन सेकंड है आपके पास इंसिनरेशन प्लांट। इंसिनरेशन का मतलब होता है कि आप जितना भी वेस्ट है उसको जला दें। बड़े बड़े बर्नर्स होते हैं, आप लेके आते हैं पूरा वेस्ट, उसके अंदर उसको कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करके सीधा उसको चैम्बर में डालते हैं और जला देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब यही काम आप इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बोल करोगे तो आप पायरोलिसिस बोल दोगे, कि जब आप जला रहे हो वेस्ट को, उस वेस्ट को जब आप जला रहे हो तो वो किस में जला रहे हो, विद इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज़ नोन एज पायरोलिसिस। देन कंपोस्टिंग की बात करें, कंपोस्टिंग क्या है, कंपोस्टिंग देखो, कंपोस्टिंग एक तो ऑर्गेनिक मैटर की होगी, ठीक है, प्लास्टिक कंपोस्टिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो जितने भी सॉलिड वेस्ट हैं जो ऑर्गेनिक इन नेचर है, जैसे हमारे किचन वेस्ट हो गया, चाय पत्ती हो गई, आपका जो सब्जियां काटते हो उनका जो बचा हुआ हो गया, आप जो जितने भी फ्रूट्स हैं उनको पील करते हो, जो वो बचा हुआ, जो आपका वो बचा हुआ पार्ट हो गया, तो ये सब आप यूज़ कर सकते हो कंपोस्टिंग में, ठीक है। इससे आप कंपोस्ट बना सकते हो, खाद बना सकते हो। फिर एक चीज़ आ गई वर्मी कल्चर। देखो वर्मी कल्चर में क्या होता है, क्या कंपोस्ट बनाते हो किसका यूज़ करके, अर्थ फॉर्म्स का यूज़ करके। वर्मी कंपोस्ट होता क्या है एक्चुअली, वर्मी कंपोस्ट जो होता है एक्सक्रीटा होता है, किसका, अर्थ फॉर्म्स का। अर्थ फॉर्म्स क्या करते हैं कि जितना भी काउ डंक है या जितना भी आपने उन्हें बेच दिया, आपने उसके ऊपर केज में छोड़ दिया, ओवर द टाइम वो उसे खाएंगे, खा के वो उसे प्रोसेस करेंगे, और बड़ी अच्छी और बड़ी फर्टाइल और बड़ा अच्छा फर्टिलाइज़र है वर्मी, नेचुरल और बढ़िया फर्टिलाइज़र है वर्मी कंपोस्ट। बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी प्लांट की ग्रोथ होती है वर्मी कंपोस्ट में, ठीक है। देन यह एक चार्ट था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। इसमें यही दर्शाया गया कि कैसे कैसे कंपोस्ट में चेंज होते हैं, कैसे कैसे आप प्रोटीन को नाइट्रोजन में चेंज कर सकते हो, लिग्निन को कंपोस्ट में चेंज कर सकते हो, सेल्यूलोज को कंपोस्ट में चेंज कर सकते हो, ठीक है। देन अब बात करते हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन की। देखो प्लास्टिक पॉल्यूशन भी एक बहुत ज़्यादा एक समस्या का प्रॉब्लम बन गया। सिंगल यूज़ प्लास्टिक अब बैन कर दिया गया। सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या होता है, आप लाए, जो आप घर के लिए घर में पनियाँ देखते हैं ना, वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, आप लाए उसके बाद आपने थ्रो कर दिया। बड़ा प्रेसिंग इन्वायरमेंटल इशू है। वाटर बॉडीज़, कहाँ आप प्लास्टिक नहीं देखते, आप सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है प्लास्टिक की वजह से। आपके ओशंस में बड़े बड़े गार्बेज के घूम रहे हैं। मैंने एग्जांपल भी दिया था कल कि मुंबई में अभी क्या हुआ कि पिछले साल पानी
अब क्या होता है कि कई बार लहर ज़्यादा आ जाती है समुद्र की, तो पूरा का पूरा जितना गार्बेज था, प्लास्टिक था, वो आपका समुंदर से आके पूरा साइड में लग गया, पूरा इतने बड़ा गार्बेज हो गया था। उसको फिर दो हफ्ता भर तो उसे कलेक्ट करने में लगा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को। तो वो क्या, अर्थ का अपना तरीका है कि भैया तुम सुधर जाओ, नहीं तो हम ऐसे वापस दे देंगे तुम्हें, हम ये गार्बेज वार्बेज नहीं है, हम लोग के लिए रखा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि प्लास्टिक वेस्ट एक बड़ा प्रेसिंग इन्वायरमेंटल इशू है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम इसलिए मैं आपको एग्जांपल दिया कि आप जब भी बाहर जाएँ, बैग लेके जाएँ, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें, है ना, बिल्कुल भी प्लास्टिक का इस्तेमाल मत करें। क्लॉथ बैग का इस्तेमाल करें, पेपर बैग का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाते हैं और प्लास्टिक जो है डिकम्पोज नहीं होता। ठीक है, देन क्लासिफिकेशन बात करें अगर हम, तो अगर 5 mm से कम है तो माइक्रो प्लास्टिक के पास ये कैपेसिटी है कि हमारी बॉडी के अंदर भी घुस सकता है, ये हमारी फूड चेन में घुस चुका है। ठीक है, और देखा गया इंटेस्टाइन्स में, पेट में, कि लोगों के माइक्रो प्लास्टिक्स पाया जा रहा है। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, ये जो प्लास्टिक हम बना रहे हैं वहीं से आ रहा है। तो अगर 5 mm से कम है तो उसको माइक्रो प्लास्टिक बोल देते हैं, अगर वो 2.5 सेंटीमीटर से कम है तो उसको मैक्रो प्लास्टिक बोल देंगे, अगर वो 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो उसको मीज़ो प्लास्टिक बोलते हैं, और अगर वो 1 मीटर से ज़्यादा है तो मेगा प्लास्टिक, बड़ा बड़ा जो होता है। कॉजेज़ क्या है, देखो ईजी अवेलेबिलिटी है, सस्ता है, पैकेजिंग बड़ी सस्ती पड़ती है, तो इसका इस्तेमाल जो है हर प्लास्टिक में, फूड पैकेजिंग, आप अगर जोमेटो स्विगी से मंगाएंगे तो जितना भी आपको खाना मिलेगा वो प्लास्टिक में मिलेगा। आपकी हेल्थ के लिए बड़ा ख़राब है, बट क्योंकि वो रेस्टोरेंट्स को सस्ता पड़ता है तो वो उसमें देते हैं। देन इफ़ेक्ट की बात करें तो वर्ल्ड ओशंस में एक रिपोर्ट के अनुसार समुंदर में अभी तक 2016 में 150 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक जा चुका है, एंड दैट नंबर इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज टू 250 मिलियन टन्स बाय 2025। प्लास्टिक पॉल्यूशन से प्लांट, लाइफ स्टॉक, हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता ही है। कई बार आपने कहा गायें जो होती हैं वो रोड पे चलते हुए प्लास्टिक खा रही होती हैं, तो दैट्स नॉट वेरी गुड थिंग। प्लास्टिक हमारे फूड चेन में आ चुका है। देखो कैसे हुआ, एक ये प्लास्टिक था, इसके ऊपर यूवी रेडिएशन के पास पावर होती है कि वो ब्रेक डाउन कर देता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में प्लास्टिक को। ठीक है, प्लास्टिक से वो आ गया, या किसी केमिकल रिएक्शन से जो है प्लास्टिक जो है गल गया, लेकिन वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब क्या हुआ कि थोड़ा सिंक हो गया और वो कुछ तो समुद्र में रह गया, कुछ समुद्र में रह गया तो कुछ आके प्लांट्स पे लग गया तो कुछ ऑर्गेनिज्म ने खा लिया उसको। ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म को बड़े ऑर्गेनिज्म फिश ने खा लिया, फिश को हमने खा लिया। ठीक है, फिर वही बायो एक्यूमुलेशन, ऐसे क्या हो गया कि बायो एक्यूमुलेशन हो गया इसमें फूड चेन में, और वो हमारे तक पहुंच गया। ठीक है, और जब जितना ऊपर हम फूड चेन में जाएंगे उतना वो बायो मैग्नीफाई होता जाएगा और वो उतना हार्मफुल होता जाएगा हेल्थ के लिए। ठीक है, तो प्लास्टिक जो है बड़ा ख़राब है और उसको एलिमिनेट करने की जल्द से जल्द सख्त ज़रूरत है। ठीक है, देन बात करें अगर हम प्लास्टिक आता कहाँ से, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट से आता है, न्यूक्लियर वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, इस सब से आता है। इतना वो नहीं है कैसे उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, ये वाला टेबल इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट आप देख सकते हैं कि कहाँ से आता है, इसका पॉल्यूटिंग एजेंट क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, हमारी हेल्थ पे इफेक्ट डालता है, इन्वायरमेंट पे इफेक्ट डालता है, हर चीज़ पे इफेक्ट डालता है। ठीक है, अब बात हो गई कि अभी तक तो हम बात करें कि पॉल्यूशन हो गया, अब भैया पॉल्यूशन को सही भी करना है, तो अब हम आ गए बायो रेमिडिएशन पे। ठीक है, बायो रेमिडिएशन का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब क्या है कि लिविंग। ठीक है, अब इस बायो रेमिडिएशन में देखो, अभी तक हम पायरोलिसिस, जला दिया, उसको साफ़ कर दिया, उसको रिसाइकिल कर दिया, अभी तक हम बात कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे, किसको, पॉल्यूटेंट्स को हटाने के लिए या इन्वायरमेंट को साफ़ करने के लिए, जो कंटेमिनेंट्स हैं उसको हटाने के लिए, किससे, सॉइल, वाटर, एयर से। ठीक है, Thus, bioremediation refers to the use of living organisms to remove contaminants, pollutants or unwanted substances from soil or water. ठीक है, इसमें बेसिकली माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है, बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, इनफैक्ट कई बार हम प्लांट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और बेटर रहता है कि कई बार प्लांट्स के जो एक राइजोस्फीयर होता है, देखो राइजोस्फीयर वो पार्ट होता है सॉइल का जहाँ बड़े ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो प्लांट ग्रोथ को बड़ा अच्छे करता है। तो अगर हम वहाँ ऐसे प्लांट्स लगा दें जो मेटल्स को, देखो प्लांट्स के बाद पावर होती है कि वो मेटल्स को सकअप कर सकते हैं अपने रूट्स में। ठीक है, भी हम आपको आगे पढ़ाएंगे अलग अलग तरीके फाइटो रेमिडिएशन के, तो उसको जो प्लांट्स का यूज़ करके जो चीज़ें निकालते हैं उसको फाइटो रेमिडिएशन बोलते हैं। तो बायो रेमिडिएशन टेक्निक्स की बात करें तो 2 टाइप की टेक्निक्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं, एक होती है एक्स सिटू, एक हो गई इन सिटू। इन सिटू का मतलब हो गया ऑन साइट, वहीं पे बिना कंटेमिनेंट को हिलाए हुए आप वहीं पे उसको साफ़ कर रहे हैं। एक्स सिटू हुआ कि आपने जो है
जहाँ पे कंटेमिनेंट है या कंटेमिनेटेड साइट है वहाँ से उस सामान को उठाया और कहीं और लेके और उसका ट्रीटमेंट वहाँ ले आके किया। तो जब आप कहीं और ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा XC2, जब आप वहीं पे करेंगे ऑन साइट करेंगे तो वो हो जाएगा InSitu। ठीक है, XC2 के टाइप्स क्या क्या हैं, बायोपाइल, विंडरो, बायोरिएक्टर, लैंड फार्मिंग। InSitu कौन कौन से, नेचुरल एटूनिएशन, ये हम आपको सब पढ़ाएंगे अभी, बायो स्लर्पिंग, वेंटिंग, स्पार्जिंग, फाइटो रिमिडेशन, ये सब हम आपको अभी 2 मिनट में पढ़ाएंगे। पहले बात कर लेते हैं XC2 की। XC2 में क्या हुआ कि भैया देखो कंटेमिनेट साइट है, यहाँ पे गंदगी पड़ी थी, यहाँ पे पोल्यूशन हो रखा था, यहाँ पे पॉल्यूटेंट थे, अब इसे कैसे साफ करेंगे। हमने कहा कि यार यहाँ पे तो हो नहीं रहा, ऐसा करो इसे उठा लो। हमने उसे उठाया और ले गए। अब जब हम ले गए तो सबसे पहले हमने किया, जो टाइप्स थे, पहले किया हमने कंपोस्ट बायो रेमिडिएशन। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि इसको हम लाइन बायर करते हैं, ये अब टेक्निक्स हैं कि जो यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, कंपोस्ट बायो रेमिडिएशन में क्या करोगे आप कि इट रेफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ मैच्योर क्योर्ड कंपोस्ट टू सिक्योर और ब्रेक डाउन कंटेमिनेंट्स इन वाटर और सॉइल। तो आप कंपोस्ट बायो रेमिडिएशन में क्या करोगे कि आप वो लाए, आपने वहाँ बैक्टीरिया छोड़ दिए, बैक्टीरिया को नेचुरल ग्रोथ होने दी, और उस बैक्टीरिया ने क्या किया कि जो कंटेमिनेंट्स थे उसको सॉइल में चेंज कर दिया, ह्यूमस में चेंज कर दिया या वाटर में चेंज कर दिया। तो ये तो हो गया कंपोस्ट बायो रेमिडिएशन। फिर आपने किया लैंड फार्मिंग। लैंड फार्मिंग क्या होता है, लैंड फार्मिंग का मतलब हो गया, देखो एक तो ये अबव द ग्राउंड टेक्निक है। अबव द ग्राउंड टेक्निक है, आप लाए, आपने ऐसे पाइल लगी हुई थी, उसे उठाया और पतले पतले उसमें उसको फैला दिया तो क्या हुआ कि बढ़िया उसको ज़्यादा एयर मिलने लगी, जो उसके अंदर बैक्टीरिया था वो अच्छे से ग्रो होने लगा। आपने कुछ न्यूट्रिएंट्स था वो डाल दिया। जैसे क्या होता है, अगर कई जम जाती है तो हम क्लोरीन छिड़क देते हैं ऐसे कई बार, ठीक है, सॉरी लाइम छिड़क देते हैं, तो क्या होता है वो मरने लग जाती है। ऐसे ही क्या होता है लैंड फार्मिंग में, आपने जो वो था आपके पास जो स्टॉक था, आपने उसको क्या किया पतले पतले उसमें फैला दिया बहुत ज़्यादा। उससे क्या हुआ, एयर बढ़ गई, बैक्टीरियल और या माइक्रोबियल एक्शन बढ़ गया उस, और माइक्रोबियल एक्शन ने क्या किया, उसको चेंज कर दिया, जितने भी कंटेमिनेंट्स थे उसको साफ़ कर दिया। देन बात करते हैं कि बायोपाइल की। ठीक है, बायोपाइल में क्या करते हैं आप कि आप पाइल्स लगाते हैं। देखो पाइल क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है। अब आपको मैं न्यूज़ इससे समझाता हूँ। ये बायोपाइल है। बायोपाइल में क्या है कि एक तो पहले आप नीचे इम्परवियस लेयर बना देंगे, कंक्रीट की लेयर बना दी आपने, तिरपाल लगा दी, प्लास्टिक की लेयर बना दी, ताकि क्योंकि इसमें लीचिंग होती है, ठीक है। अब लीचिंग होगी तो वो नीचे ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन होता है, तो आप इम्परवियस लेयर लगाते हो। फिर उसके नीचे ऊपर आप जो अच्छी सॉइल है वो रखते हो, उसके ऊपर कंटेमिनेटेड सॉइल रखते हो। अब ये सब छोड़ दीजिए, ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आप ज़्यादा ही घुस जाएंगे, ठीक है। बट क्या होता है कि आप प्रॉपर उसमें एरिएशन लगाते रहते हैं, स्प्रिंकलर्स लगा देते हैं, प्रॉपर पानी मिलता रहे, प्रॉपर उसको एयर मिले, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, और उसको चलाते रहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बायोपाइलिंग, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स असेंबलिंग ऑफ कंटेमिनेटेड सॉइल्स इनटू पाइल्स एंड स्टिमुलेटिंग दी। देखो हर चीज़ में आप इस्तेमाल बैक्टीरिया माइक्रोब्स का ही कर रहे हैं, और आप कोशिश कर रहे हैं कि वो माइक्रोब्स, वो बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो हो, और जितने भी कंटेमिनेंट हैं या पोल्यूटेंट हैं वो उसको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज कर दे। ये आपका बायो रेमिडिएशन में ऑब्जेक्टिव है। अब अलग अलग कर रहे हो, लैंड फार्मिंग में आपने पतली पतली लेयर बिछा दी नॉर्मली, बायोपाइल में आपने 3 लेयर बना दी। उससे क्या हुआ, उसमें भी आप एरिएशन बढ़ा रहे हो, न्यूट्रिशन बढ़ा रहे हो, जिससे कि फेवरेबल कंडीशन बने बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। ये नेचुरली हो रहा है, ये बाहर हो रहा है, ठीक है। देन बायोरिएक्टर में क्या आप चेंज कर सकते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो। अब बायोरिएक्टर में भी अगर नेचुरल आप बायोरिएक्टर बना रहे हो, जिसको हम लोग सेपरेट टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जैसे आपने वेटलैंड बना दिया, आपने वेटलैंड कंस्ट्रक्ट कर दिया, वहाँ पे आपने पूरा जितना भी आपका पॉल्यूटेड मटेरियल था वो ला के डाला, और वहाँ पे आप सफाई कर रहे हैं, तो वो आपका एक ओपन नेचुरल हो गया, ठीक है। या आप उसको एनक्लोज चैम्बर में, तो ऐसा चैम्बर बना सकते हैं। अब इस चैम्बर का क्या फ़ायदा है कि आप इसमें टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसमें पानी कंट्रोल कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर सकते हैं, हर फैक्टर आपके हाथ में कंट्रोल करने में। तो जो बैक्टीरिया, मान लिया आपके पास एक्स बैक्टीरिया था, आपको लगा कि वो 20 डिग्री सेल्सियस पर बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, तो आपने क्या किया कि चैम्बर का टेम्परेचर 20 डिग्री कर दिया, उसने बड़ी अच्छी ग्रोथ करी, उसने जल्दी से जितना भी कंटेमिनेटेड था सबको साफ कर दिया। तो ये हो गया बायोरिएक्टर। बायोपाइल हमने आपको पहले समझा दिया। देन विंडरो क्या होता है, देखो विंडरो कुछ नहीं होता, आप लाए, आपने उसकी लेयर बनाई, और विंडरो में क्या होता है कि आप उसे चलाते रहते हैं। जैसे आप ट्रैक्टर के पीछे आपने देखा है, जब अगर आप गांव में रहे होंगे तो ट्रैक्टर के पीछे जब बोना होता है तो उसके पीछे एक हैरो बांध देते हैं, ठीक है। हैरो कैसा होता है, ऐसा होता है, देखो, ठीक है, ऐसे। इससे क्या होता है कि वो मूव
जो है सॉइल जो है ऐसे ऐसे मूव होती रहती है। तो विंडरो में क्या करते हैं आप, विंडरो में यही करते हैं कि आप जो है उसको मूव करते रहते हैं, चलाते रहते हैं, ठीक है। जैसे खाना भी है, खाना भी आप जो है चलाते रहते हैं ना, ताकि वो अच्छे से पके। विंडरो उसी टाइप की बायो रेमिडिएशन है कि आप उसे चलाते रहते हैं, बेटर एयर मिले और बेटर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो और जो है पॉल्यूटेड सॉइल साफ़ हो गई। तो ये तो बात थी एक्स सीटू की। अब बात करते हैं हम लोग इन सीटू की। इन सीटू में देखो दो टाइप से हैं, एक हो नेचुरल एटेन्यूएशन, एक हो गया एनहांस। नेचुरल एटेन्यूएशन में क्या होगा कि आप नेचुरली उसको जितने भी जो प्रोसेस है नेचुरली आप उसको साफ़ होने दे रहे हैं, ठीक है। आप जो है जो टॉक्सिसिटी है या पॉल्यूटेंट है उसको नेचुरली डिग्रेड करने या बायोडिग्रेड डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इसमें आपका कोई रोल नहीं है, ये नेचुरली हो जाएगा, नेचुरल भी पावर है। देखो आप कोई केमिकल कहीं छोड़ के भी आ जाएंगे ना, तो वो भी एक टाइम के बाद नेचर जो है उसको डिकम्पोज कर देगा। तो वो हो गया नेचुरल एटेन्यूएशन, ठीक है, उसमें ह्यूमन का कोई इंटरवेंशन नहीं है, ठीक है। फिर आपके पास हो गया एनहांस। एनहांस मतलब कि आप जो है आपका इंटरवेंशन आ गया। अब आपने क्या किया कि आपने वहाँ पे या तो कोई फिजिकल या केमिकल या बायोलॉजिकल चेंज लाए एक्विफायर में। एक्विफायर मतलब जहाँ पानी है या जहाँ वो कंटेमिनेंट जमा है, ठीक है। और आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ वहाँ प्रमोट करी, जिन्होंने की जो कंटेमिनेंट ऑफ कंसर्न्स हैं, COCs जिनको बोलते हैं, जो आपके लिए कंटेमिनेंट्स हैं, जो आपके लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं, उनको उन्होंने चेंज कर दिया इनकॉक्वस बाई प्रोडक्ट्स में। इनकॉक्वस मतलब कि जो हार्मफुल नहीं है या, ठीक है। तो एनहांस में आप क्या कर रहे हैं, एनहांस में आप कोई फिजिकल केमिकल या बायोलॉजिकल चेंज कर रहे हैं जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो कंटेमिनेंट्स हैं उसको वो अनहार्मफुल प्रोडक्ट्स में, बाई प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, बायोवेंटिंग। अब बायोवेंटिंग में क्या होता है, ये एक तो इन सीटू है। इन सीटू मतलब कि आप वहीं पे कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें एयर और ऑक्सीजन का फ्लो लाते हैं, कहाँ पे, अनसैचुरेटेड जोन में, और कई बार आप न्यूट्रिशन भी वहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। अब मान लिया यहाँ पे ये एक अनसैचुरेटेड जोन है, यहाँ पे कंटेमिनेंट है, ठीक है। अब आपने क्या करा कि यहाँ पे आप किसी तरीके से ऑक्सीजन या एयर का फ्लो लेके आएंगे, ज़रूरत पड़ी तो कुछ न्यूट्रिएंट्स भी देंगे। उससे क्या होगा फिर उसके बाद वही कहानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी, और वो जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जो कंटेमिनेंट्स हैं या पॉल्यूटेंट्स हैं उसको चेंज कर देगा, किस में, आपके अनहार्मफुल प्रोडक्ट्स में। तो ये हो गया बायोवेंटिंग। वेंटिंग से बस याद रखना कि एयर प्रोवाइड कर रहे हो आप। देन बात करते हैं देखो ये बड़ा बारीक डिफरेंस होगा, बट छोटा डिफरेंस ही है, सब एक जैसे ही। देन बात करते हैं बायोस्पार्जिंग की। बायोस्पार्जिंग में क्या करते हो आप, प्रेशराइज्ड एयर और गैस डालते हो, ठीक है। बायोवेंटिंग में भी आप एयर डालते हो लेकिन प्रेशराइज नहीं डालते हो। एक तो नॉर्मल एयर आप कोशिश करते हो कि वहाँ नॉर्मली एयर पहुँच जाए, उसमें आप न्यूट्रिशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बट बायोस्पार्जिंग में आप प्रेशराइज्ड एयर और गैस की इस्तेमाल करते हो। आप यहाँ पे बायोवेंटिंग में आप अनसैचुरेटेड जोन में डाल रहे थे, यहाँ पे जो कंटेमिनेट जोन है वहीं पे सीधा डालोगे। आपने बस डाल दिया, उसके बाद वही to stimulate the growth of microorganism and that microorganism convert the contaminant or the pollutants into unharmful products. Then बात करते हैं बायोस्प्लर्पिंग की। बायोस्प्लर्पिंग दो तीन चीज़ों का मिक्स है। एक तो वो बायोवेंटिंग का इस्तेमाल करता है, मतलब एयर वहाँ पे आप पहुँचा रहे हैं। देन आपके पास वैक्यूम एनहांस्ड फ्री प्रोडक्ट रिकवरी सिस्टम होता है, और सॉइल वेपर एक्सट्रैक्शन, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल समझाऊँ, ये इसका वो है, आपने एक हल्का सा सिस्टम ऐसा लगा दिया, ठीक है, ये फिल्टर पैक लगा दिया। अब ये यहाँ से आप ये जो ब्लू सी लाइन दिख रही है ये वाटर टेबल है, ठीक है। वाटर टेबल जो है इसमें हाइड्रोकार्बन जो है मूव हो रहे हैं। आप यहाँ से एक पाइप ले आए, वैक्यूम से सकअप किया आपने ऊपर, ठीक है, उसको साफ़ किया, एयर जो ख़राब एयर थी उसको बाहर निकाल दिया। हाइड्रोकार्बन वाटर सेपरेटर से आपने हाइड्रोकार्बन को अलग कर दिया, आपके पास साफ़ वाटर आ गया, वाटर डिस्चार्ज हो गया, यहाँ पे आपके पास क्लीन वाटर आ गया। तो ये क्या है, इससे क्या हुआ, इससे जो आपने कंटेमिनेंट्स को बाहर निकाला और उसको अलग अलग करके साफ़ कर दिया, और अलग अलग बाई प्रोडक्ट्स आपने अपने लिए जुगाड़ लिए, ठीक है। तो ये हो गया बायोस्प्लर्पिंग, ठीक है, जो कि बायोवेंटिंग, वैक्यूम एनहांस्ड फ्री प्रोडक्ट रिकवरी एंड सॉइल वेपर एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल करता है, ठीक है। बट जहाँ पे सॉइल बहुत ज़्यादा टाइट होती है वहाँ पे बड़ा ये लेस इफेक्टिव है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जो है कुछ आ नहीं पाता ऊपर, तो ये बड़ी वो है। बायोस्प्लर्पिंग जो है, जो पे सॉइल टाइट होगी वहाँ पे बड़ा लेस इफेक्टिव है। देन बायो ऑग्यूमेंटेशन में भी आपने कुछ नहीं किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाया बाहर से, आपने जो पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट था वहाँ डाला, और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अपना काम शुरू कर दिया। तो यहाँ पे आप एयर वेयर नहीं दे रहे हैं। बायो ऑर्गेनिमेंटेशन में आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म ला रहे हैं, जो पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट है वहाँ रख रहे हैं, और सीधी सी बात है फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना काम खुद करते हैं। देन बात करते हैं फाइटो रेमिडिएशन की। अब फाइटो रेमिडिएशन, देखो फाइटो मतलब प्लांट।
आप प्लांट के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं वो अपनी रूट्स में, मैंने आपको बताया कि हैवी मेटल्स को सकअप कर सकते हैं, अपनी स्टेम में उसको जोड़े रख सकते हैं। अभी हम टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस बेसिकली रेफर्स टू प्लांट्स, यूज ऑफ प्लांट्स एंड एसोसिएटेड सॉइल माइक्रोब्स टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन और टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ कंटेमिनेंट्स इन द इन्वायरमेंट। और ये बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव तरीका भी है। अब टाइप्स ऑफ फाइटो रेमेडिएशन की बात करते हैं, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ फाइटो रेमेडिएशन बहुत सारे हैं, 4-5 जल्दी जल्दी बने। फाइटो स्टेबलाइजेशन, फाइटो स्टेबलाइजेशन में क्या होता है? स्टेबलाइजेशन क्या है? स्टेबलाइज कर रहे हैं, कंटेमिनेंट कहीं नहीं जा रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, बट आप जो उसका फर्दर डिस्पोजल है वो रोक दें। मान लिया आपने उसकी टेल्स काट दी, रूट्स की, आपने नई टेल लगा दी वहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ कि स्टेबलाइज कर दिया आपने, कंटेमिनेंट तो है वहीं है, लेकिन उनका फर्दर डिस्पोजल नहीं हो रहा है, तो दैट इज़ नोन एज फाइटो स्टेबलाइजेशन। ये कहीं, ठीक है। देन फाइटो डिग्रेडेशन, फाइटो डिग्रेडेशन मतलब कि आप जो है, ठीक है, फाइटो रेमेडिएशन में आप क्या करते हैं? डायरेक्टली अटैक करते हैं कंटेमिनेंट को। कैसे? प्लांट्स की रूट्स के थ्रू, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो प्लांट की रूट्स हैं वो जो है कुछ टाइप के एंजाइम्स छोड़ती हैं जो कि डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं किसको, या डायरेक्टली मेटाबोलाइज करते हैं किसको? जो कंटेमिनेंट्स हैं, ठीक है। और वो जो है और वो जो एंजाइम्स हैं वो या तो उस पॉल्यूटेंट या सब्सटेंस को लेस टॉक्सिक कर देते हैं, कम उसकी टॉक्सिसिटी कम कर देते हैं, या उसको पूरा ही चेंज कर देते हैं, या उसको डेड कर देते हैं। तो ये हो गया फाइटो डिग्रेडेशन, ठीक है। देन बात करते हैं फाइटो वॉलेटाइजेशन की। ये कुछ नहीं है, ये रूट्स ने क्या किया? रूट्स ने मेटल को या कंटेमिनेंट को खींच के वो जो है उसको गैस में चेंज किया, और गैस में चेंज करके उसको इन्वायरमेंट में छोड़ दिया। तो ये हो गया फोटो वॉलेटाइजेशन। देन फाइटो एक्सट्रैक्शन एंड फाइटो एक्यूमुलेशन, दोनों कुछ नहीं है, सेम है। इसमें भी कहीं मूव नहीं होता। इसमें जो है मान लिया प्लांट ने जो है कंटेमिनेंट उसको सकअप किया, लेकिन वो प्लांट में रह जाता है, रूट्स में, उसकी स्टेम में, उसकी लीव्स में आ जाएगा, लेकिन वो वहीं रहेगा। प्लांट जो है अपने आप में, जैसे शिव ने अपने कंठ में उसको विष को रोक लिया था ना, उसी को मानो, वही होता फाइटो एक्सट्रैक्शन, कि जो है प्लांट भी जो है पूरा कंटेमिनेंट को लेके वो अपने आप में उसको रोक लेता है, अपने आप में उसको जमा लेता है, ठीक है। फाइटो एक्सट्रैक्शन इज़ इधर दो टाइप के हैं, या तो कंटिन्यूस प्रोसेस है क्योंकि मेटल जो है एक्यूमुलेट होते जा रहा है, ठीक है। फास्ट गोइंग प्लांट ग्रुप में ज़्यादा देखा जाता है ये। देन इंड्यूस प्रोसेस होता है, उसमें आप केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। बस आप ये याद रखो कि ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फाइटो स्टेबलाइजेशन, फाइटो डिग्रेडेशन क्या होता है, वोल्टाइजेशन क्या होता है, ये भैया आया, उन्होंने गैसेस चेंज किया, उसको एटमॉस्फेयर में चेंज कर दिया। देन राइजोफिल्ट्रेशन, देखो राइजोस्फेयर क्या होता है कि सॉइल का एक लेयर होती है जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है, प्लांट ग्रोथ में बड़ी मदद करता है वो। राइजोफिल्ट्रेशन जो है वो भी एक टाइप का फाइटो एक्यूमुलेशन ही है, वो भी जो है अपने आप में सॉइल है वहाँ पे वो आके जो है कंटेमिनेंट जो है जमा हो जाएगा। बट फाइटो एक्सट्रैक्शन जो है आप यूज़ करते हैं किसके लिए? मेनली सॉइल को प्यूरिफाई करने के लिए, ठीक है। मेनली सॉइल के लिए यूज़ होता है क्या? फाइटो एक्सट्रैक्शन या फाइटो एक्यूमुलेशन। बट राइजोफिल्ट्रेशन से जो है आप ग्राउंड वाटर को भी साफ़ कर सकते हैं, सरफेस वाटर है उसको भी साफ़ कर सकते हैं। तो जो वाटर है वो भी साफ़ किया जा सकता है किससे? राइजोफिल्ट्रेशन से। एंड राइजोफिल्ट्रेशन इज़ अ समवट लाइक फाइटो एक्यूमुलेशन। देन माइको रेमेडिएशन, देखो माइको से याद रखना है कि इसमें जो हम फंगस का इस्तेमाल करते हैं। फंगाई की जो नेचुरल कैपेबिलिटीज़ है कि वो मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, और जो वो बायो प्रोडक्ट निकालते हैं वो बड़े बेनिफिशियल इन नेचर होते हैं। तो फंजाई की जो नेचुरल एबिलिटी है, मैंने क्या बताया कि फंजाई हैव नेचुरल एबिलिटीज़ टू ब्रेक डाउन मटीरियल्स फॉर ए बेनिफिशियल या कन्वर्ट द मटेरियल इनटू अ बेनिफिशियल बाय प्रोडक्ट, ठीक है। उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कंटेमिनेटेड वाटर है उसको यू पास थ्रू अ नेटवर्क ऑफ फंगल माइसीलियम, तो वो क्लीन हो जाता है। तो दिस इज़ नोन एज माइक्रो रेमेडिएशन। तो हमने आपको टेक्नोलॉजी बताई, देखो क्या हुआ, फोटो स्टेबलाइजेशन में कंटेमिनेंट यहीं था लेकिन आपने जमा दिया इसको ऐसे, ठीक है। फाइटो डिग्रेडेशन में रूट्स ने सकअप कर लिया, ठीक है, और डिग्रेड कर दिया इसको। वोल्टाइजेशन में इसको सकअप किया, गैस से बाहर छोड़ दिया। एक्सट्रैक्शन में क्या हुआ कि वोल्टाइजेशन में तो देखो साफ़ हो गया पूरा, एक्सट्रैक्शन में इसने जो है अपनी लीव्स में, अपनी स्टेम्स में या रूट्स में उसको जोड़े रखा, ठीक है। तो कुछ पार्ट्स में तो जो प्लांट जैसी प्रोसेस करेगा वैसे ही होगा। जैसे अगर मान लिया यहाँ तक प्लांट में फाइटो डिग्रेडेशन, फोटो वोल्टाइजेशन हो तो कंटेमिनेंट मिलेगा, लेकिन ये पार्ट जो प्लांट का है वो फोटो वोलेटाइजेशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा क्योंकि वो पूरा साफ़ हो गया, ठीक है। इस प्रकार से जो है इसको डिग्रेड होते होते एक आपको साफ प्लांट मिल जाएगा। बात कर देते हैं, अगर देख लेते हैं फोटो स्टेबलाइजेशन में क्या होता है कि इन सीटू
वहाँ पे रुकता ही है, वहीं पे रहता है कंटेमिनेंट। मेन टाइप्स ऑफ कंटेमिनेंट को जिसको साफ कर सकता है दैट आर ऑर्गेनिक एंड मेटल्स। कवर यहाँ पे मेंटेन रहता है, जो कवर है प्लांट कवर है वो मेंटेन रहता है। फाइटोडिग्रेडेशन की बात करें तो ये जो है वीक कर देता है जो मेटल है उसको लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ऑर्गेनिक मेटल्स ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स में ज़्यादा कारगर है, कवर इसमें भी मेंटेन रहता है। फोटोवोल्टाइजेशन की बात करें तो एकदम रिमूव कर देता है कंटेमिनेंट को, ऑर्गेनिक और मेटल में दोनों में है, कवर मेंटेन रहता है। और फाइटो एक्सट्रैक्शन की बात करें तो इसमें जो है कंटेमिनेंट इसमें पूरी तरीके से रिमूव हो जाते हैं। मेन टाइप ऑफ कंटेमिनेंट को जिसमें कारगर है वो मेटल है, और इसको जो है बार बार हटाना पड़ता है, मतलब हार्वेस्ट करना पड़ता है रिपीटेडली, वो जो मेटल है उसको हटाना पड़ता है। तो दिस वॉज टाइप ऑफ फाइटो रेमिडिएशन। तो ये सारी चीज़ें जो थी यह थी टाइप्स ऑफ बायो रेमिडिएशन, जिसमें हम ऑर्गेनिक या जो जीवित है उसका इस्तेमाल कर रहे थे सॉइल को, वाटर को साफ़ करने में, वहाँ उसमें जो कंटेमिनेशंस है, कंटेमिनेंट्स है, पोल्यूटेंट्स हैं उसको हटाने में। तो ये बात यहाँ तक थी। थैंक यू वेरी मच एंड वी शैल सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप हेल्दी एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अल्फा IAS Academy एंड वी आर कमिंग विद अ वेरी नाइस स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर यू। फॉर दैट प्लीज़ जुड़े रहें अल्फा IAS Academy के साथ। थैंक यू।